Hello students, welcome to Braintree Infotech, an online platform. My name is आस्था और मैं यहाँ पे आपको साइंस पढ़ाने के लिए आई हूँ. ठीक है, आपकी साइंस की टीचर हूँ. अब जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि साइंस जो है हम किस तरह से पढ़ेंगे या साइंस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो साइंस के अंदर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ठीक है, यह मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बताया था कि क्या सिस्टम रहेगा पढ़ने का, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अपना पहला जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लिखा था. मतलब कि जो सिलेबस यहाँ पे इस कोर्स में जो पढ़ाया जाएगा वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज हम अपना पहला सब्जेक्ट जो कि है फिज़िक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, उसके जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइंस क्या है. ठीक है, साइंस वो चीज़ है जिसमें हम आजकल जी रहे हैं. ठीक है, और जब आती है बात फिज़िक्स की, भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान एक ऐसी शाखा है साइंस की, विज्ञान की, जो हमारी आसपास की चीज़ों से जो है डील करता है. ठीक है, जो भी चीज़ें ह्यूमन बीइंग के आसपास हो रही हैं उन चीज़ों से डील करने वाली साइंस जो है वो है भौतिक विज्ञान. ठीक है, जैसे कि रेन का होना, आदमी का चलना, ठीक है, ग्रहों का सूरज के इधर उधर घूमना. ठीक है, ये सब जो है हमें भौतिक विज्ञान बताता है. ठीक है, मतलब जो भी प्रक्रिया हमारे आसपास होती हैं, वो चाहे कपड़े धोने की हो, ठीक है, चाहे वो हमारे चलने की हो, चाहे कैसी भी प्रक्रियाएं जो ह्यूमन बीइंग करता है या उसके आसपास होती है, ठीक है, तो वो सब जो है वो भौतिक विज्ञान होता है. ठीक है, तो एक्चुअली भौतिक विज्ञान जो है, फिज़िक्स जो है, वो हमें हमारी नेचर में होने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में जो है डिटेल में बताता है, उनके पीछे रीज़न क्या रहते हैं वो बताता है. ठीक है, तो आज फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिज़िक्स में जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट्स का. ठीक है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं मात्रक, और ये हमने फर्स्ट सिलेबस में लिखा भी है. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा. अब यूनिट्स, मात्रक, इन चीज़ों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यूनिट्स एक्चुअली है क्या? ठीक है, अब मान लीजिए मैं बाज़ार में जाती हूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि मुझे 2 प्याज दे दो. ठीक है, अब 2 प्याज मतलब मुझे वो 2 प्याज दे देगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 किलो प्याज दे दो, तो 2 किलो एक यूनिट आ गई. ठीक है, मैंने एक यूनिट में बता दिया है कि मुझे 2 किलो प्याज दे दो. अब जैसे कि मैं कुछ और खरीदने गई, दाल खरीदने गई, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 500 ग्राम दाल दे दो. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे 500 दाल दे दो, तो 500 दाल और 500 ग्राम दाल में बहुत फ़र्क है. जब इसमें ग्राम लग जाता है तो एक क्या बन जाती है, एक प्रॉपर यूनिट है, एक प्रॉपर क्वांटिटी बन जाती है कि हाँ इसे इतनी चीज़ चाहिए. ठीक है, अब अगर मैं जाके दुकानदार को बोलूँ कि मुझे इतनी दाल दे दो, ठीक है, तो ये कोई प्रॉपर सेंस नहीं है. ठीक है, इतनी दाल दे दो, इतनी दाल दे दो, उसमें हमेशा गड़बड़ रहती ही है. ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर बोलूँ मुझे 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 2 किलो दे दो, ठीक है, 1 क्विंटल दे दो, ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हो गई? यूनिट्स. और ये हमें किसने दी? भौतिक विज्ञान ने. हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारी दैनिक जीवन में मात्रक ना होते, यूनिट्स ना होते, तो जीवन बहुत ही मुश्किल होता. ठीक है, तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान ने हमें लाके दी और हमारी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना दिया है. ठीक है, यूनिट्स ना होती तो दूध कैसे लेते, पानी कैसे किस तरह से आता, सब कुछ यूनिट्स में ही तो चलता है. सब्जियां कैसे ली जाती, ठीक है, तो हर चीज़ जो है ना वो यूनिट में ही चलती है. 1 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो इस तरह से
यूनिट्स जो है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम विज्ञान को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें विज्ञान के बारे में पता है वो तो करते ही हैं, उन्हें तो पता ही है कि हाँ यहाँ पे साइंस है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं भी की है वो भी एक या दूसरे तरीके से विज्ञान का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि वो हर तरह से हमें जो है हमारी लाइफ को ईजी बनाता है। और वैसे ही है यूनिट्स, ठीक है, मात्रक। तो मात्रक का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते ही रहते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स जो है वो ऐसे ही नहीं आ गई, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स को, वो ऐसे ही उठ के नहीं आई, ठीक है। अब देखो यूनिट्स जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे तो यूनिट्स बहुत सारी है, ठीक है, यूनिट्स बहुत सारी है, वो हमें भी पता है। जैसे हम किसी चीज़ को ग्राम में भी लेते हैं, किलोग्राम में भी लेते हैं, लीटर में भी ले रहे हैं, ठीक है, क्विंटल में भी लेते हैं। ये तो बहुत सारी यूनिट्स हो गई। तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इन यूनिट्स को? तो जब बात आती है कि एक अलग अलग लोकेलिटीज़ की या कंट्रीज़ की, तो हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी अपने लोकल यूनिट्स भी होती है, ठीक है, हम उन्हें भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि बीघा होता है, ठीक है, तो हम जब ज़मीन का नापते हैं तो बीघा में नापी जाती है, ठीक है। वो एक लोकल कह ले या हम अपनी कंट्री में कह ले कि इस यूनिट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं होता है, चाइना में इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या पता उनकी अपनी कोई लोकल यूनिट हो जिसका वो इस्तेमाल करते हो, बट हमारे यहाँ इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये एक यूनिट ऐसी बन गई जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो यूनिट्स जो है ना वो आप कोई भी इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से करिए। पहले तो लोग जो थे हाथों से जो है नपाई करते थे, तो वो भी एक सिस्टम है, ठीक है। 4 हाथ 5 हाथ वो भी एक यूनिट ही हो गई। लेकिन वो एक क्या है, वो मतलब उसकी जो हम बोलते हैं कि उसका जो यूज़ है वो एक जगह तक ही सीमित रहता है, जो इनको यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स जो है वैसे तो आप अपनी कंट्री में लोकेलिटी में कोई भी यूनिट इस्तेमाल करिए, ठीक है, आपको कोई मना नहीं करता है। बट जब एक इंटरनेशनल सिस्टम की बात आती है, ठीक है, तो आपको एक ही सिस्टम को अपनाना पड़ेगा और उस सिस्टम को कहा गया SI सिस्टम, ठीक है। हम जब सब एक जगह इकट्ठे होंगे, मान लीजिए अमेरिका से कोई आ गया अमेरिका को रिप्रेजेंट करने, चाइना से कोई आया चाइना को रिप्रेजेंट करने, इंडिया से कोई आया इंडिया को रिप्रेजेंट करने, ऐसे ही 30-40 कंट्री से एक एक आदमी जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने आते हैं, ठीक है, तो भले ही इंडिया में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, भले ही चाइना में चाइनीज़ बोली जा रही है, स्पेन में स्पेनिश बोली जा रही है, जापान में जापानीज़ बोली जा रही है, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपनी कंट्री में जो मर्जी बोलो, ठीक है, वो कभी मना नहीं करेंगे। बट जब सारी कंट्रीज़ के मान लीजिए PM एक जगह आके इकट्ठे होते हैं, तो वो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और वो होती है इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती हो ना आती हो, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अपना ट्रांसलेटर ले जाइए, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो अपना ट्रांसलेटर ले जाइए। लेकिन जब सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, सभी कंट्रीज़ के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो है इंग्लिश, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उसी तरह से यूनिट्स का भी एक सिस्टम है, जिस पद्धति का नाम है SI सिस्टम, और उसी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है लेंथ हो गया, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल हो गया कि लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। अब लंबाई या दूरी, ठीक है, एक ही बात है, लेंथ हो गई, लंबाई होगी, दूरी हो गई, एक ही बात है। तो दूरी को नापने के तो बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं,
किलोमीटर में नाप सकते हैं। तो ऐसे करके तो मैंने अभी जो बोल दी 3 यूनिट्स बोल दी, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो ये तो 3 यूनिट्स होगी, ठीक है, और तीनों ही वैलिड यूनिट्स हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो वो सिर्फ एक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे और वो यूनिट है मीटर, ठीक है। लंबाई को नापने की जो एसआई यूनिट है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा वो है मीटर। तो इस तरह से होता है, ठीक है, यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स एसआई सिस्टम तक कैसे पहुंची, ठीक है। तो यूनिट्स नापने के बहुत सारे सिस्टम हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम और सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एक स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल लेवल की, तो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है एसआई। तो सिस्टम और क्या क्या है, कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यूनिट्स को नापने के 3 सिस्टम आए हमारे पास, एसआई से पहले 3 सिस्टम आए, ठीक है, जिसमें से पहला था FPS। अब FPS का मतलब क्या है, ठीक है, F डिनोट करता है दूरी को या हम बोले लंबाई को, ठीक है, P दिखाता है मास को या हम बोले द्रव्यमान को, और T दिखाता है समय को, ठीक है। तो इसमें क्या है, F का मतलब आ गया फुट। मतलब कि क्या है कि जब हम दूरी को नापते हैं, FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब दूरी को नापा जाएगा तो दूरी को फुट में नापा जाता है, ठीक है। फुट भी एक यूनिट है, ठीक है। तो FPS सिस्टम में दूरी को या लंबाई को फुट में नापा जाता है। उसके बाद आता है मास या द्रव्यमान। तो FPS सिस्टम में इसे पाउंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है, ठीक है। तो FPS सिस्टम के अंदर F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि FPS सिस्टम के अंदर जो F है वो किसके लिए जो है डिनोट किया गया है। तो F डिनोट करता है दूरी को या लंबाई को, ठीक है। या पूछ लिया जाएगा कि FPS सिस्टम में जो P है वो किस के लिए यूज किया गया है। तो P जो यहाँ पे है वो द्रव्यमान यानी कि मास के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अगला जो सिस्टम आया वो था CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में भी वही रहा कि C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसमें क्या हुआ कि इसमें बदल गए। इसमें क्या बदला कि हम दूरी या लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में नापने लगे और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम CGS यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जब भी हम लंबाई को नापेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर नापेंगे, ठीक है। मास को नापेंगे, द्रव्यमान को नापेंगे तो ग्राम में और समय को सेकंड में। इसके बाद तीसरी जो सिस्टम आया वो था MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड, ठीक है। तो सेम वही रहा, दूरी लंबाई को मीटर में नापना है, द्रव्यमान या मास को किलोग्राम में नापना है और समय को सेकंड में नापना है। इन तीनों से के बाद MKS सिस्टम से ही निकल के एक सिस्टम आया जिसका नाम था SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जो आज हम अपनाते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ये सिस्टम 1960 में आया, मतलब 1960 में हमने इस सिस्टम को अपनाया और आज तक हम इसी सिस्टम को, सारे देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जब भी वो विज्ञान की बात करते हैं। मतलब जब भी आप अपनी कोई थ्योरी आपने निकाली है या आपने कुछ डिस्कवर किया है और उसमें यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो यूनिट्स आपको इस्तेमाल करनी है तो वो होगी SI यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मात्रक के प्रकार, ठीक है। तो यूनिट्स के भी कुछ प्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिट्स कुछ भी हैं, ठीक है। यूनिट्स को भी डिफरेंशिएट किया गया है अलग अलग तरह से और यूनिट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले जो टाइप आती है यूनिट्स की, वैसे एक्चुअली में दो ही टाइप बताई जाती है। एक हो गई ये फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें हम मूल मात्रक बोलते हैं, और दूसरी हो गई डिराइव्ड यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट्स में पहले जो टाइप है यूनिट्स का उसकी बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। अब नाम से ही पता चलता है मूल मात्रक, एक तरह से बेसिक यूनिट्स। ये ऐसी यूनिट्स हैं जो कहीं से निकाली नहीं गई हैं। ठीक है, इन्हें एज इट इज बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हें कहीं से निकाला गया है कि इससे और इससे ये यूनिट आ गई, नहीं, ये यूनिट्स बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, ये यूनिट्स बिल्कुल फ्री हैं, ये अपने आप में यूनिक यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिक मतलब बिल्कुल अलग, ये कहीं से नहीं आई हैं, ये एकदम से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं अपने आप में। ठीक है, इन यूनिट्स को जो है अपने आप लिखा गया है, ये कहीं से लाई नहीं गई है, इसलिए इन्हें बोलते हैं मूल मात्रक, एक तरह की बिल्कुल बेसिक यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स इन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो यही है कि आपको आएगा एग्जाम के अंदर कि हाउ मैनी फंडामेंटल यूनिट्स डू वी हैव, हमारे पास कितने मूल मात्रक हैं। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 7 मूल मात्रक या 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स डू वी हैव, हमारे पास कितने मूल मात्रक हैं। तो हमारे पास सिर्फ 7 ऐसे मूल मात्रक हैं जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 यूनिट्स कौन सी है। सबसे पहला तो हो गया लंबाई, लेंथ। ठीक है, दूसरा हो गया द्रव्यमान यानी कि मास। अगला है समय यानी कि टाइम। ठीक है, चौथी है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है तापमान यानी कि टेम्परेचर। छठा है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवीं है पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 की 7 आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्या करेंगे, एग्जामिनर क्या कहेगा, आपको ऊपर क्वेश्चन डालेगा कि इनमें से, इन 4 में से कौन सी एक मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको डाल दिया कि उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया द्रव्यमान, एक दे दिया लंबाई, ठीक है, एक दे दिया तापमान और एक दे दिया दाब यानी कि प्रेशर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और एग्जामिनर पूछता है इन 4 में से कौन सी एक मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है। अब अगर आपको 7 के 7 मूल मात्रक याद हैं तो आप इजीली बता सकते हैं, आपको पता होगा कि द्रव्यमान भी एक मूल मात्रक है, लंबाई भी एक मूल मात्रक है, तापमान भी एक मूल मात्रक है, लेकिन दाब जो है वो एक मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है, या वो पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग और उसमें से पूछेंगे कि इन 4 में से कौन सा एक मूल मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं एग्जामिनर, वो इनकी एसआई यूनिट पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई, लेंथ नापने के मैंने पहले भी बोला बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, और ज़्यादातर अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इंडिया में बात की जाए, ठीक है, तो किलोमीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कि एसआई यूनिट जो है लंबाई को नापने की वो किलोमीटर नहीं है, वो है मीटर। उसके बाद आता है द्रव्यमान, मास, उसको नापने की एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम। उसके बाद है समय यानी कि टाइम, जिसकी एसआई यूनिट है सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, समय का
जो है एसआई यूनिट क्या है, तो समय नापने की एसआई यूनिट है वो है सेकंड। ठीक है, उसके अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट जो है वो है एम्पियर। ठीक है, तापमान की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, केंडला। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है मोल। अब देखिए कभी कभी जो पेपर में आता है, तो अगर वो आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि वो क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल अगर उन्होंने आपको जो है वहाँ नहीं दिया है स्पेशली कि एसआई यूनिट, तो समझ लीजिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो उसका मतलब एसआई यूनिट ही होता है। अगर उसने कभी दूसरी यूनिट पूछी तो वो उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 7 फंडामेंटल हमारे पास यूनिट्स जो रहती हैं। आपको ये 7 के 7 नाम और इन 7 की यूनिट्स जो है वो याद होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। या तो वो इनमें से आपको पूछ लेंगे, जो मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन देके वो पूछेंगे कि इनमें से मूल मात्रक कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा एक मूल मात्रक है, या इन्हीं मूल चीज़ जो है आपके इनको दे के वो आपसे पूछेंगे कि इनकी एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गई फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जिनकी एसआई यूनिट रहती हैं ये आपको होनी चाहिए याद। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो टाइप है, टाइप ऑफ यूनिट्स में जो दूसरा प्रकार है हमारे पास वो है डराइव्ड यूनिट्स, हिंदी में कहें व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये इस तरह की यूनिट्स हैं जो कहीं से निकाली गई हैं। ठीक है, इनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है। ठीक है, ये अपने में फ्री नहीं है। ठीक है, इनको निकालने के लिए हमें 2, 3 या 4 जो है चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये तो थी बिल्कुल स्वतंत्र, ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। यहाँ से फंडामेंटल यूनिट्स से के द्वारा इनका इस्तेमाल करके जिन यूनिट्स को निकाला गया वो थी डराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके जिन यूनिट्स और यूनिट्स को बनाया गया उन यूनिट्स का नाम था डराइव्ड यूनिट्स। लेकिन मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक, उत्पन्न हुई है कहीं से। ठीक है, मतलब इनका कोई सोर्स रहता है जहां से इन्हें निकाला जाता है और वो सोर्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक। ठीक है, तो डराइव्ड यूनिट्स तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी डराइव्ड यूनिट्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि दाब हो गया, प्रेशर। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो डराइव्ड हैं, वो निकाली गई हैं कहीं से, इन्हें इसलिए हम इन्हें कहते हैं डराइव्ड यूनिट्स हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो ये जो हैं वो बहुत सारे हैं, इनकी एक लिस्ट है 20-25 जो डराइव्ड यूनिट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, वो एक लिस्ट है जो हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद वो मैं यहाँ लिख दूंगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिट्स के लिए और कोई मतलब तरीका नहीं है, आपको इन्हें रटना ही पड़ता है। ठीक है, फॉर द टाइम। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है। ठीक है, इनके अलावा एक और टाइप है जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक। ठीक है, इनका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये भी एक टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक मात्रक। ठीक है, सिर्फ 2 ही पूरक मात्रक हमारे पास रहते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 हैं हमारे पास, और वो 2 कौन से हैं, पहला है समतल कोण और दूसरा है ठोसीय कोण। अब आपको समझ शायद आ गया हो जब हमने पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 ही बताई है मैंने आपको, कि एक होती है समतल कोण की और एक होती है ठोसीय कोण की। तो मैंने 2
कोनों की ही बात की है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो पूरक जो पूरक मात्रक हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोण एंगल्स को नापते हैं। जब हम कोण को नापते हैं उस वक्त जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये एक तो होती है समतल कोण की, प्लेन एंगल के लिए, ठीक है, और दूसरी होती है ठोसीय कोण की, सॉलिड एंगल के लिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन आता है कि प्लेन एंगल की समतल कोण की एसआई यूनिट क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या है, समतल कोण की एसआई यूनिट क्या है। तो समतल कोण की एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन। ठीक है, जब भी हम प्लेन एंगल को नापते हैं तो उसे रेडियन के अंदर नापते हैं। और दूसरा है ठोसीय कोण यानी कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को नापने की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है स्टेरेडियन। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट। ठीक है, तो जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हैं उनमें से लंबाई, द्रव्यमान और समय इतनी इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास मात्रक हैं कि इनके और कई सारे मात्रक जो है, यूनिट्स जो हैं, उन्हें हम इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो ये 3 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जिनका इस्तेमाल, जिनकी जो एसआई यूनिट्स है उनके अलावा भी इनकी और ऐसी कई सारी यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की यानी कि लेंथ की। जो हम जानते हैं कि लेंथ की, लंबाई की एसआई यूनिट जो है वो तो है मीटर। ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इस मीटर के अलावा भी ऐसी कई सारी यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं और एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है पारसेक। क्वेश्चन आता है पारसेक, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पारसेक किसको नापने का एक मात्रक है। ऑप्शन होगा लंबाई, द्रव्यमान, समय या तापमान। तो आपको पता होना चाहिए कि पारसेक एक मात्रक है, एक यूनिट है जो कि लंबाई को नापने की है, दूरी को नापने की एक जो है यूनिट है वो है पारसेक। और लगभग अब तक जो हम मानते हैं कि पारसेक लंबाई को नापने की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी यूनिट्स हैं कि इनका आम लाइफ में हम यूज़ नहीं करते हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो ब्रह्मांड के अंदर होता है, जब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में या एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में या कुछ भी ऊपर, जब हम ब्रह्मांड के अंदर 2 चीज़ों के बीच में डिस्टेंस को निकालते हैं तो उन डिस्टेंस को निकालने के लिए इन सब यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पारसेक किसको नापने की एक यूनिट है, तो पारसेक लंबाई यानी कि लेंथ को नापने की एक यूनिट है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है कि एक पारसेक में कितने लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष जो है आ जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन या दूसरा मात्रक जो लंबाई का है वो है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो एक लंबाई को नापने का एक मात्रक है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसको नापने का एक मात्रक है। तो जब इसके पीछे वर्ष लग जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये समय को नापने का शायद एक मात्रक रहता हो, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष जो है वो लंबाई को नापने का एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक्चुअली होता क्या है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या होता है, लाइट
लाइट, आपको पता होगा कि लाइट एक ऐसी चीज है, प्रकाश एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा तेज चलती है। लाइट से तेज आज तक कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बिजली भी कड़कती है तो पहले क्या आती है, पहले साउंड आती है कि लाइट आती है? तो आपने शायद देखा होगा पहले लाइट आ जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो उसकी साउंड जो है हमें बिजली कड़कने की सुनाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और साउंड की कम है। तो लाइट ईयर जो है वो वह दूरी है जो लाइट द्वारा 1 साल के अंदर जो है वो ट्रैवल की जाती है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल के अंदर तय करती है, ठीक है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर लंबाई, दूरी या लेंथ को नापने की एक ऐसा यूनिट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि 1 लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर हैं, ठीक है। और अगर आपको मीटर आते हैं तो किलोमीटर भी आप लिख सकते हो, 3 जीरो हटा दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10⁻12 मीटर, 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, अगर आपसे किलोमीटर के अंदर पूछा जाता है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तीसरा जो यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में बोलते हैं खगोलीय इकाई। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको नापने की एक यूनिट है, लंबाई को, और इसकी वैल्यू क्या है, वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये बहुत बड़ी यूनिट्स हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ करते हैं, ऊपर अपने स्पेस के अंदर इन तीनों यूनिट्स का जो इस्तेमाल है वो स्पेस यानी कि ब्रह्मांड में किया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल यूनिट्स है कुछ जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो है सी माइल, समुद्री मील। ये क्वेश्चन जो है एक बार देखा मैंने, एक एग्जाम के अंदर आया था कि 1 सी माइल कितने मीटर के बराबर होता है। अभी सी माइल समुद्री मील क्या है, ठीक है। देखिए जब हम समुद्रों में जाते हैं, ठीक है, एक है जो हम रोड पे चलते हैं, एक है हम पानी में चलते हैं और एक है हम हवा में चलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग समुद्र में जहाज के अंदर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वहां पर जो हम नापते हैं, दूरी को नापते हैं, वो किस में नापते हैं, तो वो होता है समुद्री मील, ठीक है, 1 समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील में इसको नापा जाता है, ठीक है। और उसकी यूनिट जो है वो होती है 1852 मीटर, ठीक है, 1852 मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी के जहाजों द्वारा चली गई दूरी किसमें नापी जाती है। तो पानी के जहाज जब पानी में चलते हैं तो उनकी दूरी जो है वो किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में नहीं नापी जाती है। उनके लिए एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है नॉटिकल मील या सिंपली नॉट, ठीक है। तो पानी के जहाजों द्वारा चली गई दूरी को हम नॉटिकल मील या नॉट में नापते हैं। उसके बाद आ जाता है फैदम। 1 फैदम में कितने फीट होते हैं, तो 1 फैदम के अंदर 6 फीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री लेटीट्यूड। अगर हम बात करें, आपको पता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको लैटिट्यूड्स में बांटा गया है, ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। बट ये डिग्री लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए, अगर कोई आपको बोलता है कि मैं 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है जा रहा हूं, तो इसका मतलब है वो 111 किलोमीटर दूर जो है वो आदमी जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया भी था पिछले पुलिस के एग्जाम में कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने के बराबर होता है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये। 1 डिग्री लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है 1 मील। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 मील के अंदर या 1 माइल के अंदर
कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर जो हैं वो होते हैं। और लास्ट है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस रिलेटेड जो कई एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है या फिर एंगस्ट्रॉम जो है वो किसको नापने की यूनिट है? लेंथ को। और इसमें कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हैं कुछ मास यानी कि द्रव्यमान से रिलेटेड कुछ ऐसी यूनिट्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मास द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या थी? मास द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या थी? किलोग्राम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं या जिनके बारे में कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें से पहली है चंद्रशेखर यूनिट। आपको पता है चंद्रशेखर जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा एक यूनिट बनाई गई चंद्रशेखर यूनिट। तो कई बार पूछ लेते हैं कि चंद्रशेखर यूनिट किस चीज को नापने की एक यूनिट है? तो चंद्रशेखर यूनिट मास यानी कि द्रव्यमान को नापने की एक यूनिट है। तो एक चंद्रशेखर यूनिट किसके बराबर होती है? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, 1.4 इंटू मास ऑफ सन। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू इसकी है। सन के मास का भी 1.4। ठीक है, या फिर इसको किलोग्राम में अगर लिखा जाए तो 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास पाउंड। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, या अगर ग्राम नहीं पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा ऑन्स। ठीक है, तो 1 पाउंड में 16 ऑन्स, या अगर ग्राम में पूछा जाता है तो 453.52 ग्राम जो है इसकी वैल्यू होती है। तो ये ऑन्स क्या है? तो 1 ऑन्स में 28.35 ग्राम होते हैं। अगला है कैरेट। कैरेट आपको पता होगा, कैरेट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? जब हम किस चीज का द्रव्यमान जब हम नापते हैं तो हम कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैरेट गोल्ड। ठीक है, जो गोल्ड जो है जब हम उसका मास जब जो है नापते हैं वो कैरेट में नापा जाता है, और 1 कैरेट के अंदर 2 ग्राम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1 क्विंटल, क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु जो है हमारे पास वो बहुत ही छोटी छोटी जो है एटम्स के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी चीज़ें जो है उनकी जो हम मास नापते हैं वो किस में नापते हैं? 1 AMU में, और उसकी वैल्यू जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसके अलावा एक और यूनिट है स्लग। ठीक है, तो 1 स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 स्लग के अंदर 14.599 जो है किलोग्राम होते हैं। तो ये कुछ द्रव्यमान मास की यूनिट्स हैं जो हम इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, या वो आपसे पूछ लेंगे 1 क्विंटल के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, या 1 AMU की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 1 स्लग में कितने किलोग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो द्रव्यमान यानी मास की कुछ यूनिट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है हमारे पास क्या है? समय यानी कि टाइम। तो ये कुछ यूनिट्स हैं समय से रिलेटेड। ठीक है, जिनके बारे में कभी पूछ लेते हैं। तो समय जो है वो हमें पता है कि समय की एसआई यूनिट, टाइम की एसआई यूनिट तो क्या हो गई? सेकेंड हो गई। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं कि एक कॉस्मिक ईयर है वो कितने सालों के बराबर होता है? तो 1 कॉस्मिक ईयर जो है वो 25 करोड़ साल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ साल जो हैं वो होते हैं। दूसरा है सौर मास। सौर मास इंग्लिश में बोलते हैं सोलर मंथ। तो सोलर मंथ कौन से महीने होते हैं?
तो सोलर मंथ वो महीने होते हैं जिन महीनों के अंदर या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 30 या 31 दिन वाले हर महीने को हम क्या बोलते हैं, सौर मास, सोलर मंथ, ठीक है। इससे अगला ही है चंद्र मास यानी कि लूनर मंथ, वो महीने जिनके अंदर सिर्फ 28 दिन होते हैं उन महीनों को हम बोलते हैं लूनर मंथ। और इससे ही पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लूनर मंथ है और वो है फरवरी, ठीक है। फैब जो आपका है, फरवरी जो आपका है, वो एक ही क्या है, लूनर मंथ है, चंद्र मास जो है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको वो 4 मंथ के नाम दे देंगे, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, और वो बोलेंगे कि इनमें से कौन सा एक चंद्र मास है। तो चंद्र मास की डेफिनेशन जो है वो ये है, वह महीने जिनमें 28 दिन होते हैं उन्हें चंद्र मास बोलते हैं। तो चंद्र मास हमारे पास 12 महीनों में से सिर्फ एक ही है जो है फरवरी, बाकी सब क्या है, सौर मास, ठीक है। अगला है लीप ईयर। तो लीप ईयर वो होता है जिसकी फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है। और लास्ट है शैक। शैक, एक शैक कितने के बराबर होता है, तो एक शैक के अंदर 10⁻⁻8 सेकेंड जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ यूनिट्स जो लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, इनकी एसआई यूनिट्स के अलावा। कल जो है मैं आपको कुछ डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ पे लिख के दूंगी, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और कल जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, उसको हम सेकंड अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही है, यूनिट्स के अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे किसी भी चीज़ की यूनिट पूछ लेते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स पूछ लेते हैं या एक्स्ट्रा कुछ इस टाइप की यूनिट्स को पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये है यूनिट्स का चैप्टर, आप इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ like this video and tell your friends to subscribe this video. So thank you.